हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द विजन कॉमर्स। मैं आदित्य कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह क्लास बीकॉम थर्ड पार्ट के लिए होगा। बीकॉम थर्ड पार्ट के सीरीज में हम लोगों ने पिछले क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग को शुरू किए थे और उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि बीकॉम थर्ड पार्ट में किस तरह से एग्जामिनेशन होते हैं और कितने पेपर का एग्ज़ाम होता है। ये सभी चीज़ों को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था। आज के इस क्लास में हम लोग बीकॉम थर्ड पार्ट के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 1 शुरू करेंगे। बीकॉम में और बहुत सारे पेपर को पढ़ना है। मेनली इसमें हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताए थे 4 पेपर को पढ़ना है और एक जनरल स्टडी का पेपर होगा। उसी में से एक पेपर को हमने शुरू किया था कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो आज के इस क्लास में इस सीरीज को बढ़ाते हुए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर 1 को शुरू करेंगे। चैप्टर 1 होगा इसका, यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर कोई भी पेपर शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो चैप्टर 1 मेरा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड इवैल्यूएशन, अर्थ, महत्व एवं मूल्यांकन। ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग को समझने का प्रयास करेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इवैल्यूएशन कैसे होता है। ये सभी चीज़ों को हम लोग चैप्टर 1 के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वर्तमान औद्योगिक युग काफ़ी प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। वर्तमान में सभी उत्पादनकर्ता ये चाहते हैं कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का जो लागत है वो अन्य उत्पादकों के द्वारा उत्पादित वस्तु से कम हो। वे चाहते हैं कि प्रति लागत इकाई कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए और तभी लाभ अधिक अर्जित किया जा सकता है। अगर प्रति इकाई लागत अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा या उसकी जानकारी नहीं हो पाएगी तो इससे कठिनाई होगा कि हम अपने वस्तु का मूल्य निर्धारण सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, वर्तमान औद्योगिक युग में किसी भी वस्तु के मूल्य निर्धारण करने के समय 2 बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि कोई भी उत्पादक अपने द्वारा उत्पादित वस्तु के लागत मूल्य को ज्ञात करता है और उसी तरह के वस्तु का मूल्य जो दूसरे के द्वारा उत्पादित किया जाता है उसका प्राइस मूल्य देखा जाता है और दोनों में तुलना किया जाता है। तब उसका प्राइस फिक्स किया जाता है कि हम इसे मार्केट में कितने रुपए में बेचेंगे। इससे उत्पादनकर्ता को लाभ होने की अधिक संभावना बनी रहती है, चूँकि वे उस पर लागत मूल्य जो है पहले उनको पता रहता है और उस पर नियंत्रण भी करके वे रखते हैं, चूँकि लागत मूल्य उनको जानकारी रहता है। तो इस प्रकार से ये लागत मूल्य जानने के लिए ही कॉस्ट अकाउंटिंग का इजाद हुआ। इससे पहले लोग लागत मूल्य पूर्व में नहीं जान पाते थे या माल का उत्पादन होने के बाद, वस्तु का उत्पादन होने के बाद नहीं जान पाते थे। तत्पश्चात उसके विक्रय मूल्य का निर्धारण सही ढंग से नहीं हो पाता था। तो विक्रय मूल्य का सही ढंग से निर्धारण हो तथा हम इस प्रतिस्पर्धा भरे बाजार में टिक सके, इसलिए लागत खर्च जो उसका प्रोडक्शन होगा उस पर कितना हमें कॉस्टिंग आता है, कितना लागत पड़ता है, प्रति इकाई का जानकारी होना आवश्यक है। उसी के अनुसार हम अपने वस्तु का विक्रय मूल्य फिक्स कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं, ताकि वो लाभ हमें देकर जाए। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम कोई अगर उत्पादनकर्ता अपने यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, नहीं रखते हैं, तो उनको लाभ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हो सकता है कि व्यापार में हानि का भी सामना उनको करना पड़े। तो इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग हर उत्पादनकर्ता के यहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसके अकॉर्डिंग उनके द्वारा उत्पादित वस्तु का प्रत्येक यूनिट का, प्रत्येक इकाई का लागत मूल्य ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, सभी प्रकार के फर्म अपने यहाँ
तीन प्रकार के अकाउंटिंग सिस्टम को रखते हैं। सबसे पहला फिनेंशियल अकाउंटिंग, जिससे वे ये ज्ञात कर पाते हैं कि उनके फर्म का वित्तीय स्थिति क्या है, उनका फर्म लाभ के स्थिति में चल रहा है या हानि के स्थिति में चल रहा है। दूसरा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग, जिससे वे ये पता कर पाते हैं कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तु पर क्या कॉस्ट आ रहा है, वो कंट्रोल में है अन्यथा नहीं है, ये चीज़ वे ज्ञात करते हैं। तीसरा होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिससे वे प्रबंध क्षमता को विकसित करते हैं, प्रबंध क्षमता को मजबूत करते हैं तथा नियंत्रण कर पाते हैं। तो अब हम इस तीनों अकाउंटिंग को अलग अलग करके समझ लें। मेनली इस सीरीज में हमको कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ना है, लेकिन यह कॉस्ट अकाउंटिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस तीनों को समझेंगे और आगे हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को आगे लेकर चलेंगे। तो आइए देखते हैं इस तीनों अकाउंटिंग सिस्टम का परिचय, इसको हम लोग जान लें कि ये क्या होता है, इससे क्या लाभ होता है उत्पादनकर्ता को, और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, व्यापारिक लेखों को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये कौन कौन से हैं इसे आप बोर्ड पे देख सकते हैं। व्यापारिक लेखों का वर्गीकरण इसके टॉपिक का हमने नाम दिया है। पहला है वित्तीय लेखांकन, फिनेंशियल अकाउंटिंग। इसे समझते हैं ये क्या है। दोस्तों, व्यापार से संबंधित लेन देन, आय व्यय या वित्तीय स्थिति से संबंधित जो भी लेखा फर्म के द्वारा या कंपनी के द्वारा रखा जाता है उसे हम वित्तीय लेखांकन कहते हैं, जिससे फर्म के लाभ हानि, वित्तीय स्थिति, उसके आय व्यय का जानकारी हमें प्राप्त हो पाता है। इससे हम ये पता नहीं कर सकते हैं कि कंपनी द्वारा उत्पादित वस्तु कि प्रत्येक यूनिट का मूल्य क्या है या उनके मैनेजमेंट पे कितने खर्च हो रहे हैं, ये सब हम इससे ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इससे हम सिर्फ फर्म का वित्तीय स्थिति पता कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जो भी खाता या लेख रखा जाता है उनको हम लोग फिनेंशियल अकाउंटिंग में डालते हैं। दूसरा जो इसका कंपनी का या किसी भी व्यावसायिक फर्म का, व्यापारिक फर्म का जो लेखा होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, जिसको हम लोग हिंदी में लागत लेखांकन कहते हैं। डीपली हम लोग इस सीरीज में, जैसा कि आपको पता है, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग शुरू किए हैं बीकॉम पार्ट 3 के लिए, फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू करेंगे, फिर जो भी और पेपर है उसको शुरू करेंगे। तो हम लोग मेनली इस सीरीज में कॉस्ट अकाउंटिंग को विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा दूसरा पेपर है, इसको हम लोग फिर अलग दूसरे सीरीज में शुरू करेंगे। मेनली हमको इस सीरीज में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। तो हम लोगों ने वित्तीय लेखांकन, फिनेंशियल अकाउंटिंग समझा, अब समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। दोस्तों, मैंने पहले ही बताया है आपको कि कोई भी उत्पादनकर्ता अपने उत्पादित वस्तु के प्रति इकाई का लागत निकालना, उस पर खर्च जो भी है उसका, उससे संबंधित जो लेखा होता है, प्रत्येक यूनिट, प्रत्येक उत्पादित यूनिट से संबंधित जो भी लेख होता है, जो भी खाता होता है, उसको हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के तहत रखते हैं। इसका विस्तृत अध्ययन आगे हम लोग करने वाले हैं। दूसरा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, किसी भी फर्म के संचालन में बहुत सारे पहलू समाहित होते हैं, तो उस पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बेहद ज़रूरी है। ये हम लोगों का एक अलग पेपर ही है, इसको हम लोग उस पेपर में विस्तृत पढ़ेंगे। इस सीरीज में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को आगे लेकर चलने वाले हैं और इसको देखने वाले हैं। दोस्तों, हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसकी आवश्यकता कब महसूस की गई और इसे अकाउंटिंग सिस्टम में क्यों जोड़ा गया, अर्थात ये इसका जो इम्पोर्टेंस है वो किस अभाव में इसको लागू किया गया, इसको हम लोग देखते हैं। दोस्तों, लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जो है उसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, लेकिन वो कम समय में ही अपने उपयोगिता के कारण, अपने इम्पोर्टेंस के कारण
एक अलग स्थान बना चुका है और एक इम्पोर्टेंट यह सिस्टम माना जाता है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट के लिए, किसी भी प्रोडक्शन संस्था के लिए, फर्म के लिए। दोस्तों ये समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग नए रूप पे आया, नए सिरे से आया, कॉस्ट अकाउंटिंग एक नया सिस्टम बनकर आया, तो आखिर इसकी ज़रूरत क्यों महसूस की गई। इसको हम लोग देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का आविर्भाव कैसे हुआ। देखिए यहाँ ये टॉपिक मेरा है लागत लेखांकन का आविर्भाव, इमर्जेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आया, इसकी उपयोगिता क्यों बढ़ी, इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहला पॉइंट है इसमें व्ययों के वर्गीकरण का अभाव, लैक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। जैसे फिनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी हम लोग मद डालते हैं उसमें सभी एक्सपेंस का वर्गीकरण अलग अलग नहीं किया जाता है। जैसे ऑफिस एक्सपेंस कितना आया, नहीं, फेयर एक्सपेंस कितना आया, लेबर एक्सपेंस कितना आया, इन सभी का वर्गीकरण फिनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं किया जाता है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रादुर्भाव हुआ। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कुल लागत की जानकारी का अभाव, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टोटल कॉस्ट। जब हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उस पर टोटल कॉस्ट कितना आया ये हम फिनेंशियल अकाउंटिंग से नहीं जान पाते हैं। तो उस कमी को पूरा करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अपनाया जाता है। तीसरा पॉइंट है लागत के तुलनात्मक अध्ययन का अभाव। दोस्तों जब टोटल कॉस्टिंग ही हमें पता नहीं चलेगा तो उसका तुलनात्मक अध्ययन हम कैसे कर पाएंगे, उसका हम कंपैरेटिव स्टडी कैसे कर पाएंगे। और जब तक कंपैरेटिव स्टडी नहीं करेंगे, उसके लागत का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि हम जिस वस्तु का उत्पादन करते हैं दूसरे फर्म भी उत्पादन करता है तो वो कितने लागत पे उत्पादित कर लेता है और हम कितने लागत पे उत्पादित करेंगे ताकि मार्केट में बने रहेंगे। दोस्तों अगर कोई दूसरे उत्पादन करता अपने वस्तु पर कॉस्ट को कंट्रोल करके उत्पादित करता है तो उसका स्वाभाविक है कि प्राइस रेट भी कम होगा। और हम अपने उत्पादन को अगर कॉस्ट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम उसके कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे। तो यहाँ ज़रूरत है कंपैरेटिव स्टडी का, टोटल कॉस्ट क्या आ रहा है दूसरे फर्म का और हमारे फर्म का ये देखना और उसके अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स करना, ये महत्वपूर्ण है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का सिस्टम लागू किया जाता है। चौथा पॉइंट है, इसको देखते हैं। श्रम के संबंध में विस्तृत सूचना, लैक ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेबर। दोस्तों जब अलग अलग एक्सपेंस नहीं दिखाया जाएगा तो लेबर के भी बारे में विस्तृत जानकारी हमको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए इस कमी को भी पूरा करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रादुर्भाव माना जाता है। नेक्स्ट है कुल उत्पादन के संबंध में सूचना, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टोटल प्रोडक्शन। दोस्तों अगर हम लोग प्रोडक्शन पे टोटल जो यूनिट है उसका कैलकुलेशन नहीं रख पाएंगे तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे फर्म में जो हम वस्तु का उत्पादन करते हैं वो कितने मात्रा में उत्पादित हो रहा है। क्योंकि फिनेंशियल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ वित्तीय लेन देन से संबंधित ही उसमें एंट्री किया जाता है, वित्तीय लेन देन से संबंधित तथ्य ही उसमें शामिल किया जाता है। तो इन सभी कमियों को दूर करने के लिए ही कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रादुर्भाव हुआ है और कॉस्ट अकाउंटिंग से हम इन सभी कमियों को दूर कर पाते हैं। दोस्तों एक बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग फिनेंशियल अकाउंटिंग पे ही आधारित है। जैसे इसमें जो भी सूचनाएं आता है वो फिनेंशियल अकाउंट से ही लिया जाता है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में उसका वर्गीकरण विस्तृत ढंग से किया जाता है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग का आविर्भाव रहा कि आखिर इसका आना, इस सिस्टम का लागू होना क्यों आवश्यक हो गया था। दोस्तों कॉस्ट अकाउंटिंग के अर्थ एवं परिभाषा को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझे कि कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन से आशय यह है
कि किसी भी उत्पादित वस्तु या सेवाओं के लागत मूल्य को निर्धारित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए एवं उसके प्रबंध के लिए एक समुचित आंकड़ा, समुचित विवरण या एक समुचित सिस्टम उपलब्ध कराना है। अर्थात लागत लेखांकन किसी भी वस्तु या सेवाओं के एक्सपेंस को, खर्च को, लागत को नियंत्रित करने में सहायक होता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि कुछ विद्वानों का क्या मत है लागत लेखांकन के संदर्भ में, उसे देखते हैं ताकि और हम स्पष्ट हो जाए कि लागत लेखांकन क्या है। देखते हैं, कुछ विद्वानों ने परिभाषा दिया है जिसको हम लोग देखते हैं कि लागत लेखांकन के संबंध में विद्वानों का क्या मत है। कार्टर के अनुसार किसी वस्तु के निर्माण अथवा किसी उप कार्य पर प्रयुक्त सामग्री तथा श्रम का खातों में लेखा करने की प्रणाली को लागत लेखांकन कहते हैं। आर गुप्ता के अनुसार लागत लेखों की एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा व्ययों का विश्लेषण इस प्रकार किया जाता है कि उत्पादन की एक विशेष इकाई कुल लागत समुचित शुद्धता के साथ जानी जा सके और यह दिखा सके कि ऐसी कुल लागत किस प्रकार आई है। बिग के अनुसार लागत लेखांकन व्ययों के ऐसे विश्लेषण एवं वर्गीकरण का आयोजन है जिससे उत्पादन की विशेष इकाई की कुल लागत का निर्धारण उचित शुद्धता के साथ किया जा सके और साथ ही यह भी जाना जा सके कि ऐसी कुल लागत किस प्रकार आई है। दोस्तों, इस प्रकार हम कॉस्ट अकाउंटिंग के परिभाषा को देखें कि कुछ विद्वानों ने कॉस्ट अकाउंटिंग को किस तरह से परिभाषित किए हैं। दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है CIMA लंदन के अनुसार कॉस्ट अकाउंटिंग में लागत लेखांकन में शामिल किए जाने वाले विषय, शामिल किए जाने वाले सब्जेक्ट, अर्थात कॉस्ट अकाउंटिंग में किन किन विषयों को शामिल किया जाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मुख्य रूप से 3 विषयों को शामिल किया जाता है। पहला होता है परिव्यांकन अर्थात कोस्टिंग, दूसरा होता है लागत लेखाशास्त्र अर्थात कॉस्ट अकाउंटेंसी और तीसरा होता है लागत नियंत्रण अर्थात कॉस्ट कंट्रोल। हम ये समझते हैं कि ये परिव्यांकन क्या है, कोस्टिंग क्या है। दोस्तों, परिव्यांकन लागत को निश्चित करने का एक तकनीक या प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न नियमों का और सिद्धांतों का समावेश होता है जिसके आधार पर लागत को, कॉस्ट को नियंत्रित किया जाता है। दूसरा है लागत लेखाशास्त्र अर्थात यूनिट पर, उत्पादन पर जितने भी खर्च आते हैं, कॉस्ट आते हैं, उसका नियम एवं सिद्धांतों का पालन करते हुए विधिवत पुस्तकों में लेखा करना, एंट्री करना, उसका अकाउंटिंग करना, ये कॉस्ट अकाउंटेंसी कहलाता है। तीसरा है लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। दोस्तों, इसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी उत्पादनकर्ता अपने उत्पादित वस्तुओं पर अनावश्यक खर्च को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अनावश्यक जो ऊपरी व्यय होता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसे कंट्रोल करके उसको नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है। इसी को हम लोग कॉस्ट कंट्रोल कहते हैं। अर्थात कुल मिलाकर कॉस्ट अकाउंटिंग में नियम एवं सिद्धांतों का पालन करते हुए उन सभी तकनीकों का समावेश किया जाता है, उन सभी बिंदुओं का समावेश किया जाता है जिससे लागत नियंत्रण हो सके, लागत खर्च जो है, लागत व्यय जो है वो नियंत्रित हो सके और एक व्यवस्थित सिद्धांत के अनुसार व्यवस्थित क्रम में उसका लेखा किया जा सके, जिससे भविष्य में कभी भी हमें यह जानकारी मिल सके कि हमने कितने वस्तु के उत्पादन में कितने रुपए खर्च किए थे, कितने ऊपरी व्यय को कंट्रोल किए थे, किन किन बिंदुओं पर हमने ध्यान दिया था जिससे हमारा कॉस्ट कंट्रोल हुआ था, लागत लेखांकन नियंत्रित हुए थे। ये सभी तथ्यों को सम्मिलित रूप से, इन सभी तथ्यों को जहाँ समाहित रूप से एक सम्मिलित रूप दिया जाता है, समाहित किया जाता है, उसी को हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। यही मूल हमारा केंद्र बिंदु होगा
पूरे कोस्ट अकाउंटिंग पुस्तक में यही मूल बिंदु होगा, सेंटर पॉइंट होगा, जिसका अध्ययन हम लोग पूरे इस पुस्तक में करने वाले हैं। दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है लागत लेखांकन की विशेषताएं या प्रकृति। लागत लेखांकन की प्रकृति क्या है या विशेषता क्या है, इसको हम लोग इस टॉपिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है, लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का ही एक अंग है। लागत लेखांकन वित्तीय लेखांकन का ही एक अंग है, अर्थात कोस्ट अकाउंटिंग में जितने भी मद लिया जाता है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग से ही लिया जाता है, वित्तीय लेखांकन से ही लिया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोस्ट अकाउंटिंग में उसका विस्तृत वर्गीकरण किया जाता है। ये पहला इसका विशेषता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, लागत लेखांकन से उत्पादित वस्तुओं की कुल लागत तथा प्रति इकाई लागत की जानकारी हो पाती है, अर्थात कोस्ट अकाउंटिंग से टोटल प्रोडक्शन या पर यूनिट पे जो कोस्ट आता है उसका जानकारी हमको कोस्टिंग के माध्यम से हो सकता है, कोस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से हो सकता है, जिसका वित्तीय लेखांकन फिनेंशियल अकाउंटिंग में इसका अभाव पाया जाता है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता है कोस्ट अकाउंटिंग का। तीसरा बिंदु है, इसके अंतर्गत सामग्री, श्रम एवं व्ययों का विस्तृत ब्यौरा रखा जाता है, साथ ही साथ इसके अंतर्गत इस पे नियंत्रण भी रखा जाता है और इसका अलग अलग वर्गीकरण भी किया जाता है कोस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट बिंदु है, यह वित्तीय लेखांकन का पूरक अथवा सहायक होता है। कहने का मतलब कोस्ट अकाउंटिंग कहीं ना कहीं फिनेंशियल अकाउंटिंग से अटैच्ड होता है, इसीलिए इसको फिनेंशियल अकाउंटिंग का पूरक या सहायक भी समझा जाता है। नेक्स्ट है, इसके अंतर्गत लागत के व्ययों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया जाता है। फिनेंशियल अकाउंटिंग में जितना भी व्यय होता है उसका वर्गीकरण नहीं किया जाता है, उसे अलग अलग नहीं दिखाया जाता है, लेकिन उसी व्यय का कोस्ट अकाउंटिंग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका वर्गीकरण किया जाता है और उसका विस्तृत जानकारी कोस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, इससे उत्पादित वस्तुओं की शुद्ध लागत की जानकारी हो पाती है। कहने का मतलब है कि कोस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से जितने भी प्रोडक्शन होता है उसका शुद्ध जो लागत है वो क्या है, वो इससे जानकारी हो पाती है। इसकी जानकारी हम वित्तीय लेखांकन से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट है, लागत लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है, अर्थात कोस्ट अकाउंटिंग को कला एवं विज्ञान, साइंस एंड आर्ट दोनों माना जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझे कि ये साइंस कैसे है। तो दोस्तों, कोस्ट अकाउंटिंग में एक विधिवत नियम एवं सिद्धांतों का पालन किया जाता है। तो जहाँ नियम और सिद्धांत की बात आती है वो विज्ञान हो जाता है, वो साइंस हो जाता है, इसलिए कोस्ट अकाउंटिंग विज्ञान है। और नियम एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से प्रयोग करना कला कहलाता है। तो नियम एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक रूप से कोस्ट अकाउंटिंग में प्रयोग किया जाता है, उसका पालन किया जाता है, उसको प्रयोग में लाया जाता है, इसीलिए कोस्ट अकाउंटिंग को कला एवं विज्ञान दोनों की संज्ञा दिया जाता है। कोस्ट अकाउंटिंग कला एवं विज्ञान दोनों है। इस प्रकार हमने देखा कि कोस्ट अकाउंटिंग का विशेषता क्या है, इसका प्रकृति अर्थात नेचर क्या है। दोस्तों, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है लागत लेखांकन के क्षेत्र, स्कोप ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ कोस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन का क्षेत्र क्या है, इसे समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है लागत वर्गीकरण, कोस्ट क्लासिफिकेशन, अर्थात जितने भी फर्म के संचालन में लागत आता है, उत्पादन में लागत आता है, उसका वैज्ञानिक पद्धति से अलग अलग वर्गीकरण करना ही लागत वर्गीकरण कहलाता है। अलग अलग खंडों में विभाजित करना, अलग अलग उससे जो भी मद, जो जिस मद से वह जुड़ा होता है उसको अलग अलग विभाजित करना कोस्ट वर्गीकरण कहलाता है। दूसरा पॉइंट है लागत लेखांकन। जब लागत का वर्गीकरण कर लेते हैं, कोस्ट क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तब कोस्ट अकाउंटिंग होता है, मतलब लागत का लेखांकन होता है। संस्था के पुस्तकों में वर्गीकृत व्ययों को, वर्गीकृत लागतों का लेखांकन ही
कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। नेक्स्ट है लागत विभाजन, कॉस्ट एलोकेशन। दोस्तों इसके माध्यम से जो भी लागत है उसका विभाजन अलग अलग ग्रुप में किया जाता है, अलग अलग समूह में किया जाता है। नेक्स्ट है लागत निर्धारण। एक निश्चित समय अवधि के उत्पादन के लिए लागत को निर्धारित किया जाता है कि इतना लागत में उत्पादन सफल करना है, तो यही लागत निर्धारण कहलाता है। दोस्तों नेक्स्ट है लागत की तुलना, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट। इसके माध्यम से दो उत्पादित वर्षों के बीच तुलना किया जाता है कि पिछले वर्ष के उत्पादन में कितने लागत आए थे और इस वर्ष के उत्पादन में कितने लागत आए हैं। इसका दूसरे सेंस में भी प्रयोग किया जाता है, जैसे एक ही प्रकार के उत्पादन करने वाले दो अगर फर्म है, दो अगर संस्था है, तो वे दोनों आपस में एक दूसरे के लागत का कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, ताकि वो अपने उत्पादित वस्तु का विक्रय मूल्य फिक्स कर सके, निर्धारित कर सके। अगर ऐसा वे नहीं करते हैं तो हो सकता है एक का लागत कम हो, दूसरे का लागत अधिक हो जाए, तो इस परिस्थिति में वे प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए दूसरे फर्मों से अपने फर्मों के लागत मूल्य का निर्धारण, तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक हो जाता है, ताकि प्रतिस्पर्धा का सामना सही तरीके से किया जा सके और लाभार्जन की क्षमता अधिक हो सके। दोस्तों नेक्स्ट है लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल। इसके माध्यम से उत्पादन पे विभिन्न व्ययों को, विभिन्न लागतों को नियंत्रित किया जाता है। इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि किसी भी मद में, किसी भी सेक्टर में अनावश्यक व्यय नहीं हो, अनावश्यक लागत नहीं हो, तो उस पर कंट्रोल किया जाता है, उसका नियंत्रण किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है लागत प्रतिवेदन, कॉस्ट रिपोर्टिंग। इसके माध्यम से संस्था के मैनेजमेंट को सही समय पर लागत से संबंधित प्रतिवेदन रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए व्यवस्थित ढंग से फर्म में लेखांकन व्यवस्था किया जाता है, ताकि समय पे कॉस्ट प्रतिवेदन मैनेजमेंट को उपलब्ध कराया जा सके। नेक्स्ट है लागत में कमी, कॉस्ट रिडक्शन। दोस्तों कॉस्टिंग के माध्यम से, कॉस्ट अकाउंटिंग के माध्यम से कुल मिलाकर ये निर्धारित किया जाता है कि किसी भी प्रकार से उत्पादन में कॉस्ट कम आए, लागत कम आए, तभी लाभार्जन अधिक होगा। अगर कॉस्ट अधिक आएगा तो लाभार्जन नहीं होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये प्रमुख क्षेत्र है कि लागत में कमी लाना। नेक्स्ट है लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट। दोस्तों इसके माध्यम से लेखांकन से संबंधित जो भी अकाउंटिंग किया गया होगा, जो भी एंट्री किया गया होगा, जो भी पुस्तकें रखे गए होंगे, उसका निरीक्षण करना ही कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। उसका अंकेक्षण करना, उसका जांच पड़ताल करना ही कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। इससे कॉस्ट प्रतिवेदन का या कॉस्ट अकाउंटिंग का विश्वसनीयता बढ़ जाता है और छल कपट की आसानी से जानकारी प्राप्त हो जाती है। और कॉस्ट ऑडिट के माध्यम से हम ये भी कंट्रोल कर पाते हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग में या फर्म में किसी भी प्रकार का छल कपट या गड़बड़ी नहीं हो। तो ये कॉस्ट ऑडिट के माध्यम से हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की शुद्धता को जान सकते हैं और उसके विश्वसनीयता को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस क्लास में इस सीरीज का बीकॉम पार्ट 3 के सीरीज को यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों आज हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर बीकॉम पार्ट 3 के कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर शुरू किए हैं। तो आपके लिए एक सुझाव है कि वीडियो को क्रम से देखें, मैं नंबरिंग भी कर देता हूं, और आप वीडियो को देखने के साथ साथ नोटबुक भी तैयार करें ताकि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे इस चैनल द विजन कॉमर्स पे
आईकॉम, बीकॉम और यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए वीडियोज डाला जाता है। तो आपको आपके क्लास के मटेरियल को ढूंढने में परेशानी नहीं हो, इसलिए हमने इस चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से अपने क्लास के मटेरियल्स को, अपने क्लास के वीडियो को ढूंढ सकते हैं और उसे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।